स्वागत करता हूं। आज 5 मिनट का जो लेट हुआ उसके लिए आपसे एक बार क्षमा चाहता हूं। ये तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा बहुत 5-7 मिनट की क्लासेस लेट हो जाती हैं। हमने आपसे बताया था 1 जून से 7 जून तक 6 जून तक जो सप्ताह की क्लास रहेगी उसमें हमारी गति थोड़ी धीमी रहेगी, प्रक्रिया थोड़ी धीमी रहेगी। 8 तारीख से गति, प्रक्रिया सब कुछ जब हम आपको पीडीएफ के रूप में देंगे वो प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आज हम पिछली क्लास में जो चर्चा किए थे, कॉन्सेप्ट पे चर्चा किए थे, भारत में विदेशियों के आगमन की जो हमने चर्चा की थी, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न तक की जो चर्चा की थी, जो कल की चर्चा थी वो विश्लेषणात्मक प्रकृति की थी। वहां से आपको मेंस में क्वेश्चन मिल सकते हैं, इंटरव्यू में प्रश्न मिल सकते हैं और ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कथन कारण के प्रश्न वहां से आने की संभावना रहती है। कॉन्सेप्ट पे बेस होते हैं, उसका थोड़ा सा रिवीजन करते हुए आज हम पुर्तगालियों की सत्ता को प्राप्त किया, फिर किन कारणों से उनका पतन हो गया, उसी की चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में हम पुर्तगालियों के आगमन की चर्चा करेंगे। यूरोपियों के आगमन में हमने उस दिन आपको बताया था कि यहाँ एक छोटा सा प्रश्न छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षा तक खासकर साक्षात्कार में बनता है कि यूरोपियों के आगमन का क्रम क्या है। तो पहले हम इसको ध्यान से देखेंगे कि आगमन का क्रम की हम बात कर रहे हैं कि आगमन मतलब आने का क्रम, आगमन का क्रम क्या है कि कौन सी यूरोपीय शक्ति 15वीं और 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस क्रम में आई। एक संक्षिप्त प्रश्न, क्या ये आप सब लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा रिवाइज करा दें आपको कि आगमन के क्रम में जब हम चर्चा करते हैं तो पुर्तगाली जो है पहले नंबर पर आए, फिर उसके बाद यहाँ डच आए, डच के बाद यहाँ अंग्रेज आए, फिर उसके बाद यहाँ डेनिश आए और फिर आखिरी में यहाँ पे फ्रांसीसी आए। ठीक, फ्रांसीसी। ये आप क्रम याद करिएगा, छोटी छोटी परीक्षाओं में आता है, आप ध्यान दीजिएगा शब्द को। ये आने का क्रम है, आगमन हमने शब्द लिखा, हो सकता है किसी को कठिनाई हो नहीं हो, उसको ध्यान में रखिए, ये आने का क्रम है। और एक दूसरा प्रश्न यहीं से बनता है कि कंपनी स्थापित करने का क्रम क्या है, कि यहाँ मतलब कंपनी को स्थापित करने का क्रम क्या है। ये जब पूछता है, इसको भी परीक्षा में पूछा गया, खासकर मैं देख रहा हूँ कि ऐसे प्रश्न 90 के दशक में बहुत पूछे जाते थे। अब इधर ऐसे प्रश्न जैसे छोटी छोटी परीक्षाएं, जैसे यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा, एसएससी की परीक्षा, यूपी पेट की परीक्षा जो होने वाली है, बीएड के एंट्रेंस में, इस तरीके हमने देखा है इस तरीके की परीक्षाओं का पूछा जाता है। और कभी कभी ऐसे प्रश्न आप जो है जितने सरल प्रश्न होते हैं एग्जाम में उतने आसानी के साथ गलत कर देते हैं। तो कंपटीशन को बीट करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सरल प्रश्नों की गलतियां कम से कम हो, ये अभ्यास से आएगा। इसीलिए हम जिस मेथड से आपको पढ़ाएंगे, क्लास के बाद हर चैप्टर से, हर टॉपिक से बनने वाले प्रश्नों को भी आपको देंगे ताकि आप उसका रिवीजन करते चलिए और आसानी के साथ हमारे साथ ही आप कॉन्सेप्ट के साथ तथ्यों को भी संग्रहित करते हुए चलिए। तो हमने कहा पहला ध्यान दीजिएगा कि पुर्तगालियों के आने का क्रम, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर जो है डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए और फिर फ्रांसीसी आए। ये क्या है, ये आने का क्रम है। और दूसरा प्रश्न यहाँ बनता है कि भारत में कंपनी के स्थापित करने का क्रम क्या है। इसमें भी देखिए पहले नंबर पे जब पुर्तगाली आए तो पुर्तगाली हो गए, लेकिन ये आए तो दूसरे नंबर पर, लेकिन कंपनी की स्थापना में यहाँ जो है अंग्रेज दूसरे नंबर पे हो गए। यही आपको ध्यान में रखना है, यह प्रश्न पूछा गया है यूपी पीसीएस में। आप देखेंगे तो 2005 के पहले यह प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार परीक्षा में आ चुका है एक प्रश्न। और शब्द को ध्यान रखिएगा जब परीक्षा को आप सॉल्व करते हैं पेपर को, क्या पूछ रहा है, आने का क्रम पूछ रहा है कि कंपनी की स्थापना का क्रम पूछ रहा है। तो आपको बस यही 2 में चेंज करना है, इसकी जगह ये हो जाएगा और इसकी जगह पे ये हो जाएगा जब हम कंपनी की स्थापना की बात करेंगे। जब हम कंपनी की स्थापना की बात करेंगे तब ये क्रम चेंज हो जाएगा, लेकिन आने का क्रम जब कहेंगे तब ये क्रम बना रहेगा निरंतर। यही आपको ध्यान देना है, आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। तो हमने बताया कि पुर्तगाली पहले नंबर पर कंपनी को स्थापित किए, फिर अंग्रेज किए, फिर उसके बाद जो है डच किए यहाँ पे कंपनी की स्थापना, फिर डेनिश किए और लास्ट में फिर फ्रांसीसी किए। इन्होंने स्थापना की है ये हम आपको तब बताएंगे जब इसके जैसे पुर्तगालियों को पढ़ाने के बाद हम आपको डचों के आगमन को पढ़ाएंगे। जिस क्रम में आएंगे उसी क्रम में पढ़ाएंगे, डचों के बारे में पढ़ाएंगे,
फिर डेनिश को थोड़ा सा पढ़ा देंगे क्योंकि ये संक्षिप्त छोटे में है, फिर उसके बाद हम फ्रांसीसियों को आपको पढ़ाएंगे, लास्ट में अंग्रेजों को पढ़ाएंगे क्योंकि अंग्रेजों की ही स्थापना, कंपनी की स्थापना से ही भारत में राजनीतिक प्रणाली, आर्थिक प्रणाली, सामाजिक प्रणाली में परिवर्तन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से अंग्रेजी यहाँ को सत्ता में स्थापित किए, उन्हीं के खिलाफ हम संघर्ष किए, इसलिए अंग्रेजों को ही डिटेल पढ़ना है। लेकिन उसके पहले हम आपको पुर्तगालियों के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे, डचों के बारे में बताएंगे, डेनिश के बारे में बताएंगे, फ्रांसीसियों के बारे में बताएंगे, तब लास्ट में जब अंग्रेजों के बारे में बताएंगे वहीं से आपका जो है सारी प्रक्रिया सीरियल क्रम से चलती रहेगी। ये दो तरीके के प्रश्न हुए पुर्तगालियों के आने के क्रम में, यूरोपियों के आने के क्रम में। आपको ध्यान रखना है कि पुर्तगाली पहले आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर डेनिश आए, फिर फ्रांसीसी आए। फिर कंपनी की स्थापना की जब हम बात करते हैं तो पहले पुर्तगाली ने कंपनी की स्थापना की, फिर अंग्रेजों ने स्थापना की, फिर डचों ने की, फिर डेनिश ने और फिर फ्रांसीसियों ने की। ठीक, फिर इसके बाद देखिए इसी जो हमने लिखा हुआ है इसी में एक और प्रश्न बनता है जो आपको मान लीजिए आए सबसे पहले कौन? सबसे पहले आए पुर्तगाली और गए भी सबसे बाद में यही, मतलब भारत में सबसे पहले पुर्तगाली आए और गए भी सबसे बाद में। आए ये कब? ये 1498 में वास्को डी गामा, 1500 में एल्वरेज, अभी चर्चा करेंगे। फिर यहाँ ये सत्ता को स्थापित करते हैं और ये गए कब? ये गए 1961 में, ये गए 1961 में। जबकि आपको देखिए आजादी से कब मिली? 1947 में। किसी यहाँ से कब गए? 1914 में। ये कब गए? ये गए 1961 में। और प्रश्न इसी में आपका बन गया, छोटी सी कॉन्सेप्ट के साथ छोटी छोटी चीजों को लेकर के जब आगे बढ़िए परीक्षा को पास करना आसान हो जाता है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में कौन सी ऐसी यूरोपीय शक्ति है जो सबसे पहले आई और सबसे बाद में गई, तो आपका आंसर होगा पुर्तगीज, पुर्तगाली। सबसे पहले देखिए आते हैं और आते हैं, सबसे बाद में जाते हैं। ये सामान्य सा प्रश्न है लेकिन आपको ये भी ध्यान में रखना है। फिर इस तरीके की ये एक संक्षिप्त जानकारी आपको पढ़ाएंगे, उसमें एक 3 तरीके के प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न उनके आने का, एक प्रश्न कंपनी की स्थापना का, दूसरा प्रश्न बनता है कि कौन पहले आया कौन बाद में गया। ठीक, ये इतनी चर्चा करते हैं। फिर उसके बाद हम जो कल कॉन्सेप्ट की चर्चा किए थे उसका थोड़ा सा रिवीजन आपको कर दें कि जो बच्चे कल शामिल नहीं हुए थे कि कल की क्लास, देखिए हर क्लास एक दूसरे से लिंकअप होगी, दूसरे को जोड़ के, जैसे पिछली क्लास से कुछ चीजें आपको मिलेंगी उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। फिर जैसे हमने कल आपको चर्चा किया था कि आने के देखिए 2 मार्ग थे, प्राचीन काल, मध्यकाल सब में हमने कहा था 2 मार्ग उसमें प्रचलन में थे। एक मार्ग था स्थल मार्ग और दूसरा मार्ग था जल मार्ग। ये दोनों मार्ग थे जिसकी हमने चर्चा किया था। स्थल मार्ग में हमने बताया कि प्राचीन काल, मध्यकाल में ज्यादातर जो है उत्तर पश्चिम सीमा का उपयोग किया गया। उत्तर पश्चिम सीमा पर भारत में जो है आक्रांता आए या विदेशी व्यापारी आए। फिर अरब व्यापारी कुछ जो है अरब सागर सिंध होते हुए आए, तो कुछ लोगों ने जल मार्गों का भी प्रयोग किया। इन दोनों मार्गों, जल मार्गों का भी प्रयोग कुछ लोगों ने किया। इन दोनों मार्गों में हमने 2 नाम लिया था, फारस की खाड़ी का मार्ग, फारस की खाड़ी कि ये मार्ग प्रचलन में था, और लाल सागर वाला मार्ग प्रचलन में था। ये लगा कि ये दोनों मार्ग प्रचलन में चर्चा में बताया था। फारस की खाड़ी वाला मार्ग ज्यादा चर्चित था, ज्यादा उपयोग किया जाता कि लाल सागर वाला जो मार्ग था ये यूरोपीय क्षेत्र में पड़ने के कारण, ये कुहरे के कारण ढका रहता था। एक कारण था कि इसका कम उपयोग होता था और दूसरे तकनीकी और विज्ञान प्रौद्योगिकी इतनी विकसित नहीं थी कि उस समय नावों में इस तरीके की चीजों की हो सके। इसलिए ये आपसे पूछा गया है प्रश्न, यह भी प्रश्न है एमपीपीसीएस में एक बार पूछा गया था कि प्रारंभिक चरण में यूरोपियों के आगमन में किस मार्ग का ज्यादा उपयोग किया गया, तो उसमें जो विकल्प दिया गया था फारस की खाड़ी, लाल सागर, भूमध्य सागर, और कहा गया था कि उपयुक्त तीनों सर्वाधिक प्रयोग किया गया, तो ये फारस की खाड़ी वाला मार्ग प्रयोग किया है। हमने कल आपको मैप के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी कि यहाँ भारतीय कॉन्टिनेंटल, यहाँ अफ्रीका कॉन्टिनेंटल, यहाँ जो है यूरोप, और यहाँ अटलांटिक में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका था। हमने कहा था कि जब 1453 में कुस्तुनतुनिया, तुर्की का पतन हो गया, तो उसके बाद से ये दोनों मार्ग अवरुद्ध हो गए, क्योंकि वहां इटली और वेनिस,
इन दोनों लोगों का वर्चस्व था यूरोप के व्यापार में। और जब इस मार्ग पर तुर्की का पतन हुआ तो तुर्कों का आधिपत्य हो गया, उन्होंने यूरोपियों को व्यापार करने से रोका और इटली और वेनिस वालों ने यूरोप के अन्य राष्ट्रों को रोका व्यापार करने से। तो मार्ग क्या हुआ व्यापार करने का? एक मार्ग हुआ, एक नए मार्ग की तलाश हुई और उसी नए मार्ग की तलाश में पुर्तगाली और स्पेन की चर्चा होती है। इतनी चर्चा कर हमने कॉन्सेप्ट के रूप में आपको थोड़ा बहुत बताया था। फिर कारणों की चर्चा की थी कि क्या क्या कारण रहे, जिसमें ये बताया गया था कि भारत का आर्थिक रूप से आकर्षण था, यहाँ का जो वास्को डी गामा आया उसने जो लाभ कमाया उसका आकर्षण था, यहाँ के कपड़े, यहाँ के मसालों का यूरोप में डिमांड थी, ये भी एक आकर्षण का कारण था। और इटली और वेनिस के द्वारा यूरोप के अन्य राष्ट्रों को व्यापार से रोकना, और ये मुख्य मार्ग जो व्यापार का था तुर्क वाला, फारस की खाड़ी वाला, उस पर तुर्कों का कब्जा होना, अरब व्यापारियों का व्यापार में एकाधिकार होना, इन सब कारणों से यूरोप के अन्य राष्ट्र जो है नए व्यापारिक मार्ग की तलाश में रहे। जिसी क्रम में पुर्तगीज शासक और स्पेन के शासक दोनों ने भूमिका निभाई और भारत में एक नए या एशिया के साथ यूरोप के व्यापार का एक नया मार्ग ढूंढा गया और उसी मार्ग के माध्यम से भारत में पुर्तगीज आए। इतनी चर्चा थोड़ी बहुत कल हमने किया था, फिर इसको बताया कहां कहां से प्रभाव होता है। ये हमने रिवाइज थोड़ा सा इसलिए कर दिया जो आज से क्लास को ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी थोड़ा समझ में आ जाए ये चीजें कहां से आ गए। वो चर्चा कल हुई थी, वो कॉन्सेप्ट की चर्चा थी, उसमें जो है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चर्चा किया था, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा किया था, और ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कल कारण के प्रश्नों की दृष्टि से कल की चर्चा हुई थी। देखिए ये यूपीपीसीएस, पीसीएस या अन्य प्रांतीय सेवाओं की जब आप तैयारी करते हैं तो यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, जो तथ्य है वो धीरे धीरे आप पढ़ते रहेंगे, प्रश्नों को देखते रहेंगे, उनको सॉल्व करते रहेंगे, तो अपने आप चीजें आपके दिमाग में अंकित होती चली जाएगी, आपको रटने की आवश्यकता नहीं। अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी आपको कॉन्सेप्ट तथ्यों को रटना बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो हम पुर्तगालियों की चर्चा करें तो आज हमारा जो टॉपिक रहा है वो पुर्तगाली का भारत में आगमन की चर्चा है। यही हमारा टॉपिक है। आज हमको पुर्तगालियों के बारे में ही पढ़ना है। देखिए जब हम पुर्तगालियों की चर्चा करते हैं तो हमको शुरुआती दौर में जो यात्री आए उनकी चर्चा करनी पड़ेगी। तो पहला हमको एक जो शब्द है परीक्षा में पूछा गया है 1487 में पुर्तगीज यात्री भी था बार्थो, शब्द को ध्यान में रखिए, बार्थोल्यूमोडास। कहीं कहीं किताबों में देखिए बार्थोल्यूमोडास, कहीं कहीं इसको बार्थोल्यूमियास बोलते हैं। ये भाषा, अंग्रेजी भाषा, हिंदी भाषा, इन सब के अनुवाद में पढ़ने में थोड़ा बहुत जो उच्चारण होता है, इसलिए नाम कभी हिंदी में कभी अंग्रेजी में इस तरीके की किताबों में हुआ है। आपको ध्यान में रखना है, ये बार्थो शब्द को याद रखिएगा, चाहे यहाँ दास हो चाहे यहाँ जो आप पकड़ लेंगे उससे। तो 1487 में अगर आपने विश्व का थोड़ा बहुत भी देखा हो, जैसे हम यहाँ संकेत आपको कर रहे हैं ये भारतीय कॉन्टिनेंटल है, यहाँ जब आप देखते हैं तो ये जो वाला बेल्ट है अफ्रीका महाद्वीप का जो बेल्ट आता है, यहाँ एक स्थान मिलता है केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप इसको बोलते हैं, एक और नाम इसका दिया जाता है, इसको कहते हैं आशा अंतरिप, समझ रहे हैं, आशा अंतरिप। देखिए ये क्या, यही ये 1487 में ये बार्थोलोमियास, यही जो है पुर्तगाल से लिस्बन, पुर्तगाल की राजधानी कहाँ है, लिस्बन। देखिए जो छोटी मोटी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए मेरा ये सजेशन है कि इतिहास को पढ़ते हुए या किसी भी विषय को पढ़ते हुए या करंट को पढ़ते हुए जो देश चर्चा में आए उसकी राजधानी को जरूर ध्यान में रखिएगा, किस नदी के किनारे पे है बसा हुआ इसको ध्यान में रखिएगा। ये सब आपको एक्स्ट्रा अलग से छोटी 6 से 8 क्लास के बच्चों की तरह बताया नहीं जाएगी, अंडरस्टूड रहता है, ये चीजें हमको नोन होनी चाहिए। तो राजधानी लिस्बन, वहां से जब ये चला तो इसने जो है वो मैप पे हमने किया था, वो फारस की खाड़ी, लाल सागर, ये सारे वाले होते हुए अटलांटिक मार्ग होते हुए जब यहाँ ये पहुंचा तो एक नए मार्ग की इसने तलाश किया था, लेकिन ये इसके आगे नहीं बढ़ पाया, यही रुक गया। फिर दोबारा
1498 में पुर्तगीज यात्री, इसका नाम सब लोग जानते हैं, वास्को डी गामा। अगर आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़ रहे हैं या 6 से 8 तक की सीबीएसई बोर्ड की किताबों को पढ़ रहे हैं तो आप देखे होंगे कि एक यात्री की तस्वीर आती है, हाथ में वो लैंप जैसा कुछ लिए रहता है, उसकी टोपी लगी रहती है, ऐसे वो दिखाता है वास्को डी गामा की फोटो वहां दिखाई जाती है। वास्को डी गामा जो है पुर्तगीज यात्री है। यह पुर्तगाल के शासक हेनरी खस्टम, पुर्तगाल के शासक हेनरी खस्टम, इसकी मदद से भारत की, मतलब भारत की खोज नहीं कह सकते, एक नए मार्ग की तलाश के लिए जो है वहां से चलता है। और 1498 में इस आभा अंतरिक्ष पे पहुंचने के बाद यहीं से आप देखिए, ये अफ्रीका मैप को ध्यान से देखें, उसके बाद ये अरब सागर, और यहाँ जो है यहाँ से जो एक मार्ग जाता है, इस मार्ग के माध्यम से ये अरब सागर के तट पर, यहाँ आपके भारत में केरल है, केरल में मालाबार तट है। केरल में क्या है? मालाबार तट। केरल पे क्या है? मालाबार तट। केरल में मालाबार तट पर ये जो है पहुंचता है। लेकिन अब देखिए यहाँ पहुंचा, ऐसा तो है नहीं कि इसको मालूम हो गया केरल है, मालाबार है, क्या है। तो यहाँ इसके साथ है वास्को डी गामा 1498 में एक डेट भी मिलती है 17 मई को, 17 मई 1498 को ये यहाँ केरल के मालाबार तट पर पहुंचता है। और किसकी सहायता से पहुंचता है? तो कहा जाता है कि गुजरात का व्यापारी, ध्यान रखिएगा चीजों को, एक एक शब्द को ध्यान में रखिएगा। इसीलिए हमने कहा कि शुरुआती क्लास इतनी धीमी रहेगी ताकि आपको लगे कि कम मिले, लेकिन चीजों को आप हमारी भावनाओं को समझ पाए, हम कैसे आपको एक प्रश्न देंगे। 17 मई 1498 वास्को डी गामा, गुजरात का व्यापारी, नाम उसका क्या था? अब्दुल मजीद, कहीं कहीं अब्दुल मनीन करके लिखा होगा, अब्दुल मजीद, कहीं कहीं अब्दुल हमीद करके लिखा, लेकिन अब्दुल मजीद नामक व्यापारी था। उसने, गुजरात का व्यापारी जो वास्को डी गामा के साथ क्या था? सहयात्री था, और उसकी सहायता से इस आशा अंतरिक्ष द्वीप से केरल के मालाबार तट पर पहुंचा। और जब वहां पहुंचा तो देखिए, अब यहीं से आपकी कहानी की हम शुरुआत करते हैं। जब यहाँ जो 2 प्रश्न बन रहे हैं उसको भी ध्यान में रखिएगा कि क्या प्रश्न यहां से परीक्षा में पूछा जा सकता है। पहली बात तो कौन सा पहला विदेशी यात्री था जो 1498 में भारत पहुंचा? तो उसका नाम था वास्को डी गामा। ठीक, वास्को डी गामा पे हम थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं 1 मिनट, उसके बाद फिर आगे कर रहोगे क्लास को आपको लेके बढ़ते हैं। वास्को डी गामा से 2-3 प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी। वास्को डी गामा की जब हम चर्चा करते हैं, देखिए वास्को डी गामा की जब हम चर्चा करते हैं, यूपीपीसीएस के अगर आपको प्रश्न सॉल्व किए होंगे, यूपीपीसीएस में सन तो हमको एग्जैक्ट नहीं याद आ रहा है, लगभग 2007-8 का प्रश्न था वो। और लखनऊ के आयोग में भी वही प्रश्न रिपीट किया गया 2016 की परीक्षा में। प्रश्न क्या था पहले इसको बता दें, फिर वास्को डी गामा के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि वहां से फिर से प्रश्न बन सकते हैं। हम आपको प्रश्नों के माध्यम से भी इसको बताएंगे, और ऐसे कॉन्सेप्ट रूप में थोड़ा बता रहे हैं, याद करना है जरूरी। देखिए, अगर आप एनसीईआरटी की किताब को पढ़ते होंगे, यूरोपियों के आगमन के बारे में देखते होंगे, तो संभवतः वो मिसप्रिंट ही कह सकते हैं, या हो सकता है गलती हो, त्रुटि सुधार है। तो वास्को डी गामा पे कितने प्रश्न परीक्षा में बनते हैं, जो प्रश्न हम बताना चाह रहे हैं, जो आया है उसकी चर्चा करें। देखिए, पूछा गया था वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया, कितनी बार यात्रा की, यही प्रश्न था, मूल प्रश्न का यही था, कितनी बार भारत की यात्रा की, यही प्रश्न था, यात्रा की कितनी बार, ये प्रश्न था। देखिए, वहां जो विकल्प दिया गया था 1 बार, फिर विकल्प दिया गया था 2 बार, फिर विकल्प दिया गया था 3 बार, फिर विकल्प दिया गया था कई बार। अब देखिए, ज्यादातर आपने देखा होगा वास्को डी गामा के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो कहा गया 1498 में 17 मई। देखिए, कुछ किताबों में यहाँ 17 मई की जगह पे एक बार यूपीपीसीएस के ही पेपर में आया था, तो विकल्प जो दिया था उसमें 17 मई डेट न दे करके वो 20 मई इस तरीके का अन्य डेट दे दिया था पहले। तो उसको ध्यान मत रखिएगा, 17 मई है। अगर 17 मई आपके विकल्प में है तो आपको किसी और विकल्प की तरफ जाने की जरूरत नहीं है। प्रमाणिक किताबों में यही डेट मिलती है 17 मई।
अक्सर यूपीएससी या बड़े स्टैंडर्ड प्रश्नों में ये डेट वोट नहीं पूछी जाती कि किस दिन कोई आया, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता में भी हो सकता है नहीं हो, लेकिन आपको ध्यान रखना है ज्यादातर 17 मई ही माना जाता है। तो पहली बार ये 17 मई में आया, और जब आया पहली बार यह उसी केरल के मालाबार तट पर गया। केरल में कहा गया मालाबार तट पर, और मालाबार तट जो है, अब यहां से भी देखिए प्रश्न बनता है, आप थोड़ा ज्योग्राफी का भी अध्ययन करिए। अगर आप देखें मैप को जब आप अध्ययन करते हैं तो यहां जब क्या दिशाओं को देखते हैं, ये मैप पे ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। अब आप स्वाभाविक रूप से बताइए कि इसमें पूर्वी तट कौन होगा, पश्चिमी तट कौन होगा। तो ये पूर्वी तट है, आपको जो मैप का लगे ये पूर्वी है, ये पश्चिमी है। तो आपसे यहाँ ये बंदरगाह जो होते हैं, यहाँ बंदरगाह देखिए, ये भी अरब सागर, ये बंगाल की खाड़ी, तो यहाँ भी बंदरगाहों का क्रम है, यहाँ भी बंदरगाहों का क्रम है। प्राचीन काल में भी देखिए, गुजरात को आप देखिए, सूरत, भड़ौच, कैम्बे, यहाँ नीचे ये मालाबार, कोच्चि, कोल्लूर, आज भी देखिए वो बंदरगाह है। फिर कर्नाटक में देखिए मंगलौर, ये सब चीजें हैं। इधर जब आप आते हैं तो उड़ीसा, पारादीप, विशाखापत्तनम, ये सब चीजें बंदरगाह है। तुतीकोरिन, तमिलनाडु, ये सब बंदरगाह के रूप में। तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना, केरल मालाबार तट पे है, अर्थात पश्चिमी तट पर है। तो ये भी प्रश्न होगा वास्को डी गामा किस तट पर आया, पूर्वी तट पर, पश्चिमी तट, तो आपको बताना है पश्चिमी तट पर आया। किस डेट पे आया, 17 मई 1498 को, जब पहली बार यह आया। तो देखिए हमने आपको कल कॉन्सेप्ट में बताया था, 8वीं सदी से लेकर के 8वीं सदी से लेकर के पुनर्जागरण तक, अर्थात वही 14 से 16वीं सदी तक, अर्थात जब तक औद्योगिक क्रांति नहीं हो गई, पुनर्जागरण नहीं हो गया, तब तक पूरे विश्व के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। अरब व्यापारियों का एकाधिकार था पूरे विश्व के व्यापार पर, पूरे विश्व के व्यापार पर अरब व्यापारियों का एकाधिकार था। और अरब व्यापारियों में ज्यादातर मुसलमान थे, मुसलमान व्यापारी थे, अर्थात भारतीय व्यापार पर भी इन अरब व्यापारियों, हमने आपको कल भी चर्चा बताया था 8वीं शताब्दी में केरल में, अगर आप जब हम दिल्ली सल्तनत की पढ़ाई करेंगे वहां जब सोच बताएंगे तो आपको बताएंगे, जब खलीफा उलीफा की चर्चा करेंगे पैगंबर की, तो खलीफा उमर के समय 836 में ये जो बंबई है, बंबई वाला, अगर बंबई टहलने घूमने गए, बंबई वाला जो है, वही जो है बंबई में, बॉम्बे थाने जो है, उसी थाने स्थान पर उमर के समय, खलीफा उमर के समय पहली बार अरब व्यापारी यहाँ पे एंट्री किए थे। ये भी प्रश्न यूपीपीसीएस की परीक्षा में पूछा गया है, यूपीएससी की परीक्षा में पूछा गया है, तो उसकी चर्चा हम वहां करेंगे। कहने का मतलब 8वीं सदी से 16वीं सदी तक, 14वीं सदी तक, जब तक पुनर्जागरण नहीं हो गया, पूरे विश्व के व्यापार पर यह भी प्रश्न पूछा गया है, किसका कब्जा था, अरब व्यापारियों का कब्जा था। तो निश्चित है अरब व्यापारियों का कब्जा था, ये केरल का मालवा, तो भारत में भी इनका कब्जा था। तो निश्चित है जब किसी का एकाधिकार होता है तो वो अपने लिए तो लाभ कमाएगा, लेकिन जब एकाधिकार रहेगा तो वहां के स्थानीय अन्य व्यापारी या अन्य राजा या वर्ग जो होगा, जिसके संरक्षण में वो व्यापार कर रहे हैं या जिनको प्रतिस्पर्धा में हरा कर वो व्यापार में लाभ ले रहे थे, उनको तो इनसे जलन होगी ही। तो निश्चित है, और उस इनका बात जो हम कहना चाह रहे हैं कि यहाँ जो मालाबार तट पे थे, अरब व्यापारियों का जलवा कायम था। यहाँ पे समझिए इसको जलवा कायम था। लेकिन अगर किसी का जलवा कायम है तो उनके जो विपक्षी होंगे उनका जलवा तो डाउन हो जाएगा। जैसे आज के राजनीतिक परिदृश्य में अगर समझने की कोशिश करें तो नरेंद्र मोदी, चाहे उनके समर्थक अंधभक्त उनको कहें, चाहे उनके विरोधी उनको जुमलेबाज कहें, लेकिन जलवा उनका कायम है, तो उनके विरोधियों को उनसे जलन होगी, उनके हर काम में कमियां ढूंढेंगे। और ये स्वाभाविक सी बात है राजनीतिक रूप से, भाई प्रतिद्वंदी की अच्छाई कौन देखता है। तो वही बात यहां भी है, अरब व्यापारियों का जलवा था, तो अन्य जो व्यापारी रहे या जो राजा रजवाड़े रहे, उनको तो लाभ का हिस्सा बहुत कम मिलता रहा होगा ना, वो तो नाराज रहे होंगे। तो जैसे ही वास्को डी गामा यहाँ आया, पुर्तगाली यात्री यहाँ आया, जो वहां के शासक की मदद से आया, तो यहाँ के जो स्थानीय व्यापारी थे अरब व्यापारियों के अलावा, वो भी खुश हुए। लेकिन यहाँ जो राजा है, राजा का नाम नहीं मिलता अभी तक किसी किताब में, फिल्मों में भले दिखा दिया गया, वास्तविक रूप से नाम नहीं मिलता। लेकिन एक शब्द मिलता है जमोरी। जमोरी
ये जाति से संबंधित है कि वहां का राजा जमोरिन प्रजाति का था, जमोरिन। तो ये राजा जो है, व्यापारी जो है, उनका जलवा था अरबों का, राजा की बात कम सुनते थे, राजा सुनते मतलब ही नहीं था। तो राजा तो खुश हुआ उनके आने से, लेकिन ये अरब व्यापारी क्या हुए, ये नाराज हो गए। कौन नाराज हुआ, अरब व्यापारी। अरब व्यापारी क्या हुए, नाराज हुए। यहां से प्रश्न परीक्षा में बना हुआ है कि पुर्तगीज यात्री वास्को डी गामा के आने से वहां के शासक की प्रक्रिया क्या थी। तो शासक जो था वो जमोरिन था, और वो जो है उससे क्या किया, मित्रता का व्यवहार किया, मित्रता का व्यवहार किया। और यहां से उसको मालाबार तट से मसाले में ज्यादातर देखिए काली मिर्च, दालचीनी, जो कोविड-19 में आप काढ़ा बना रहे, तो हर व्यक्ति को जो है मसाले का 2-4 नाम याद हो गया है। बड़ी इलायची, छोटी इलायची, काली मिर्च, हरैया, ये सब आपके घर में भी उपलब्ध होता है। ये केरल के मालाबार तट पे बहुत बड़ी मात्रा में आज भी होता है, उस समय भी होता था। तो ये मसालों के भाई, इसको क्या है, इसने मसाले को ही लेकर के गया, कपड़े उपड़े भी लेकर मसालों से। जब ये क्या है, मित्रता का व्यवहार किया, तो यहां से वास्को डी गामा ने मसाला खरीदा, और जब वापस ये गया तो वहां पे पहुंच करके मान लीजिए 10 रुपए का अगर इसने मसाला खरीदा, उदाहरण के रूप में बता रहे, 10 रुपए का मसाला खरीदा, तो 10 का 60 गुना कितना हो गया भाई, मैथ वाले बता दे कितना हो गया, 600। अब 10 रुपए का मसाला खरीदा और 60 गुना उसको फायदा हो गया। यात्रा खर्च को निकाल दीजिए तो 60 गुना फायदा होगा। तो पुर्तगाल में जब ये पहुंचा तो और लोगों को इसका लाभ देख के आंखें खुली रह गई, और सब लोग इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने के लिए आ गए। तो राजा भी इंटरेस्टेड हो गया। तो पहली बार, एक बार कब आया, ये जो प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं उसी के साथ ये कॉन्सेप्ट को भी आपको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो पहली बार कब आया, 1498। फिर यह दोबारा आया, दोबारा जो पुर्तगीज यात्री आया उसका नाम पेड्रो अल्वारेज था 1500 में। फिर ये वास्को डी गामा कब आया, तो ये 1502 में फिर आया, और फिर यहां से कुछ व्यापार करके लेके गया। लेकिन तीसरी बार, यहीं तक आपको परीक्षा में एनसीईआरटी में मिलता है 2 बार, ये 2 बार वाला मिलता है, लेकिन आया कहां, 3 बार आया था। और जो तीसरी बार जब आया तो इसकी डेट भी ध्यान रखिए, तीसरी बार जब वास्को डी गामा आया तो बड़ा लेट आया, काफी दिनों बाद आया। यहां से लाभ वाभ कमाया होगा खूब, वहां पे अपना घर वर बनवाया होगा, जैसे फार्म हाउस बनवाया, जीवन का कुछ आनंद लिया होगा। उसको जब पैसे की कमी हो गई, कहा होगा चलो एक बार फिर लाभ लेके आते हैं। रिटायरमेंट के बाद आदमी जैसे कब लाभ लेता है तो 2-4 महीने का ऐश करता है, उसके बाद पेंशन पे जीने लगता है, तो उसको समझ में आता है कहीं से और व्यवस्था करे तो कुछ व्यापार वाणिज्य चक्कर में पड़ जाता है। तो वैसे ये भी जो है पहली 2 बार का तो लाभ कमा के ऐश किया वहां पे, फिर जब वहां पे कमी होने लगी कहीं चलते एक बार फिर किस्मत को आजमा लेते, तो फिर से भारत आया। और कब आया, 1524 में। इसकी चर्चा बहुत कम मिलती। क्यों चर्चा कम मिलती, जब ये 1524 में आया तो लेकिन गया नहीं, आया तो लेकिन गया नहीं, मतलब यही 1524 में ही भारत में कोच्चि में उसकी मृत्यु हो जाती है। कहां पे मृत्यु हो जाती है, कोच्चि में। कोच्चि, अगर आप गोवा हुआ केरल और टहलने जाए, केरल और, तो केरल में एक चर्च है फ्रांसिस चर्च। क्या उनका चर्च है, फ्रांसीसी चर्च उसको बोलते हैं, फ्रांसिस चर्च करके है। उसी चर्च में वास्को डी गामा को दफना दिया गया था। फिर बाद में उस अवशेषों को ले जाकर के राजधानी लिस्बन में भी प्रतीकात्मक रूप से, यहाँ प्रतीकात्मक रूप से उसका है। कहने का मतलब जो हमारा प्रश्न था जो यूपीपीसीएस में आया था और एक बार पूछा जा चुका है, तो ये निश्चित है छोटी मोटी परीक्षाओं में कभी कभी रिपीट कर देता है कि वास्को डी गामा भारत की यात्रा कितनी बार की, तो आपको आंसर क्या लगाना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा। ठीक, आपको ये वास्को डी गामा कितनी बार आया, 3 बार आया। ठीक, वास्को डी गामा के बारे में इतनी जानकारी आप जरूर रख लीजिए। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं क्विक रिवीजन में कि वास्को डी गामा भारत में 17 मई 1498 को आया। कहां आया, केरल के मालाबार तट पर। फिर अगर प्रश्न पूछे कि पश्चिमी तट पर आया कि पूर्वी तट पे, तो पश्चिमी तट पर आया, और उसने यहाँ के व्यापार में जो भी ये वस्तुएं लेके, मसाला वगैरह लेके गया था, उससे उसको कितना गुना फायदा मिला। देखिए ये सारे सब्जेक्ट, छोटी छोटी परीक्षा से लेकर बड़ी परीक्षाओं तो सब कॉन्सेप्ट के तथ्य कौन से दोनों, कितना फायदा मिला, 60 गुना फायदा मिला। उस 60 गुना फायदा से फिर दोबारा कब आया, 1502 में आया, फिर 1524 में अंतिम बार आया, और यही उसकी मृत्यु हो जाती है और में उसको दफना दिया जाता है। वास्को डी गामा की इतनी कहानी आपको
ध्यान में रखनी है। यहाँ से इतने प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा में। फिर दूसरी बात जब हम चर्चा करते हैं वास्को डी गामा के बाद की, तो दूसरा यात्री जो है, इतने बात समझ में आ गई। फिर आगे बढ़ते हैं। इतिहास को रटने वाला विषय मत बनाइए, इतिहास को पढ़ने वाला समझने वाला विषय बनाइए। लेकिन भाई इतिहास तो बहुत बड़ा होता है, तो चीजों को बार बार रिवीजन करेंगे, देखते रहेंगे, तब याद होगी। अब आप एक एक विषय में इतना वर्कलोड हो जाता है, कितनी चीजों को आप याद कर पाएंगे। तो सभी विषयों को आप कॉन्सेप्ट के साथ समझने की कोशिश कीजिए और उसको बार बार रिवाइज करिए, आगे प्रश्नों को सॉल्व करिए, तो अपने आप 5 से 6 महीने में आपका सिलेबस तैयार हो जाता है। और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं, ये हमारी जो 75 दिन की क्लासेस चल रही है, मैं एक साथ कह रहा हूँ, यूपीपीसीएस और आरओ अगर कॉन्सेप्ट उनका क्लियर हो गया हमारे साथ, यूपीएससी अन्य परीक्षाओं में प्रारंभिक परीक्षा के लिए कोई भी परेशानी उनको नहीं होगी। हम लोग अपनी टीम के साथ, आज जो है बृहस्पतिवार है, आपको मॉडल टेस्ट जो 8 तारीख से रेगुलर चलेगा, उसको शनिवार को आपको 60 प्रश्नों का प्रश्न जो है वो भी प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आपको समझ में आए कि ये पूरी क्रैश कोर्स की प्रणाली किस तरीके से आगे बढ़ेगी। चलिए, पुर्तगीज यात्री वास्को डी गामा की चर्चा हो गई। इसमें अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके प्रश्न आंसर को कर सकते हैं। हमारी कोर टीम उसको जो हमको सूचित करेगी, उसमें हम आपको करेक्शन करके आंसर आपको देते रहेंगे। अगली क्लास में उसकी चर्चा करते रहेंगे। वास्को डी गामा की चर्चा हो गई। फिर पुर्तगीज का दूसरा यात्री जो आया, पुर्तगाली यात्री जो दूसरा आया 1500, कहीं कहीं 1501 भी लिखा होगा, 1501 में आया तो कुछ दिन रह गया, इसलिए 1500 स्कोर मानते हैं। तो ये जो यात्री आया, इसका नाम आपको ध्यान में रखना, ये भी परीक्षा में पूछा गया, पेड्रो अल्वारेज। ये दूसरा पुर्तगीज यात्री था जो भारत में आया, पेड्रो अल्वारेज। ठीक, ध्यान में रखिएगा, पेड्रो अल्वारेज। ठीक, दूसरा यात्री क्या था, इसको बस इसी क्रम में याद रखना है। दूसरा यात्री कब था, पेड्रो अल्वारेज। अब यहां जो है एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था, उसको थोड़ा सा बता दें। जैसे पूछा गया था कि विदेशी यात्रियों के आने का क्रम है, विदेशी यात्रियों के आने का क्रम व्यवस्थित करिए, यही प्रश्न था। और उसमें यात्री का नाम क्या दिया गया था, देखिए उसमें यात्री का नाम दिया था पेड्रो अल्वारेज, फिर उसमें दिया हुआ था वास्को डी गामा, फिर उसमें दिया हुआ था स्टीफन हॉकिंस, और फिर दिया हुआ था यहां पे मिडन हॉल। अभी आप और डिटेल पढ़ेंगे तब और जान जाएंगे अन्य 2 यात्रियों के बारे में। ये दोनों यात्री मुगल काल में आए थे। देखिए, इस तरीके के जब प्रश्न आते हैं तो आपको बड़ी सावधानी के साथ बतना पड़ा था। देखिए, वास्को डी गामा 3 बार यात्रा किया, तो पहली यात्रा तो उसकी 1498 में हो गई। अगर आपके दिमाग में पहली यात्रा याद है तब तो आप क्रम को बता लेंगे। अगर मैं कहूं, अगर ये जो है यहां वास्को डी गामा विकल्प न दे करके कोई दूसरा विकल्प दे देता, तब आपको समस्या होती। तो आप पढ़ने के क्रम में इस चीजों को ध्यान में रखिएगा कि ऐसे प्रश्न भी वहां बनाए गए हैं, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में बनाए गए कि यात्रियों के आने का क्रम क्या है। इसे आप ध्यान में रखिएगा, जो पुर्तगीज है वो पहले आए, जो डच होंगे वो बाद में आएंगे। जैसे आने का क्रम उनकी कंपनियों का भी, उसी तरीके से ये भी यात्रियों का क्रम रहेगा। तो यह भी परीक्षा में प्रश्न आया था, तो हमने सोचा कि इसको भी आपको रिवाइज करा दें। ध्यान में रखिएगा, अल्वारेज जो है, इस पर एक ही प्रश्न पूछा गया है एक बार। अल्वारेज कब आया था, 1500 में। यह प्रश्न दूसरा यात्री पुर्तगीज कौन था, पेड्रो अल्वारेज, या इस तरीके से क्रम में लगा के आपको पूछ दे, तो आपको ध्यान में रखना है पेड्रो अल्वारेज जो है दूसरा यात्री था। अब आते हैं
पुर्तगालियों के जो है जो अभियान था, शासक थे, उनके महत्वपूर्ण पॉलिसियों की चर्चा कर देते हैं। उसके बाद फिर हम इसमें जो गवर्नर उनकी अलग से चर्चा करेंगे। जैसे पुर्तगीज यात्रियों का, व्यापारियों का जो कैसे कैसे यहाँ बढ़ा, तो 2-3 चीजें इसमें हमको पढ़ना चाहे। हम इसको जब अलग से आपको पुर्तगीज गवर्नर इसी में पढ़ाएंगे तब भी चर्चा करेंगे। फिर यहाँ भी जैसे करेंगे कि पुर्तगीज यात्रियों ने कैसे यहाँ के व्यापार वाणिज्य पर अपना कब्जा किया, तो उसमें 2 शब्दावलियों का नाम मिलता है। एक व्यवस्था है जिसको कहते हैं आर्मेडा व्यवस्था, आर्मेडा व्यवस्था, और एक व्यवस्था जिसको कहते हैं ब्लू वाटर पॉलिसी। देखिए जो मूल चीजें हैं उसको हम बता दे रहे हैं। फिर जो है यहाँ के समाज के बारे में उन्होंने क्या किया, खासकर महिलाओं से संबंधित विचार जो है उनके, फिर मुस्लिमों से संबंधित जो विचार हैं उनकी जो चर्चा कर रहे हैं। देखिए अभी हम इसको ये भी बताएंगे कि कौन किस गवर्नर जनरल के समय, जब गवर्नर जनरल को पढ़ेंगे पुर्तगीजों के तब बताएंगे। लेकिन अभी पुर्तगीजों से जितने कॉन्सेप्चुअल प्रश्न बनते हैं उसकी शब्दावली को समझ लेते हैं, उसकी शब्दावली को समझ लेते हैं, ताकि इसमें जो है आसान हो जाए आपको कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है, आर्मेडा व्यवस्था क्या है, और समाज के बारे में पुर्तगीजों का क्या मुख्य पॉलिसी थी। इन तीनों चीजों को जब आप समझ लेंगे तो फिर जब हम कहेंगे कि पहला गवर्नर फ्रांसिस डी अल्मडा, फिर उसके बाद अल्बुबर्क वास्तविक संस्थापक, फिर नीनो डू कुन्हा, फिर नोरोनो एनियो की चर्चा करेंगे, फिर डिसूजा की चर्चा करेंगे। ये 4-5 प्रमुख गवर्नर रहे, ये चारों पांचों की चर्चा कर देंगे तो पूरा पुर्तगीज आपका समाप्त हो जाएगा। कॉन्सेप्ट के रूप में भी, तथ्यों के रूप में भी, सारे प्रश्न भी हम यहाँ से आपको करवा देंगे। कल की क्लास में इस पुर्तगीज के प्रश्नों के साथ इसको समाप्त कर देंगे। देखिए आर्मेडा व्यवस्था या कार्टेज व्यवस्था, ये दोनों एक साथ जुड़ी हुई, कार्टेज व्यवस्था या परमिट, लोगों को समझ में आ गया परमिट व्यवस्था। परमिट का मतलब होता है, कार्टेज का मतलब होता है आज्ञा देना, आज्ञा देना। परमिट का भी मतलब होता है आज्ञा देना, अनुमति देना। होता है अनुमति देना, आज्ञा देना। आज भी आप देखिए परमिट को लाइसेंसिंग प्रणाली बोलते हैं, हम लोग लाइसेंसिंग प्रणाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लाइसेंसिंग प्रणाली। लाइसेंस जारी किया जाता है। जैसे आज भी देखिए अल्कोहल की दुकान खोलने के लिए लाइसेंस, परमाणु से संबंधित केमिकल की दुकान के लिए लाइसेंस की व्यवस्था होती है, मेडिकल शॉप खोलने के लिए लाइसेंस की व्यवस्था है कुछ इस तरीके से। इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसेंसिंग व्यवस्था बोलते हैं। तो पुर्तगालियों की भी लाइसेंसिंग व्यवस्था थी। यहाँ थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट को समझ लें, ये चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ आर्मेडा का मतलब होता है आर्मी शब्द से जुड़ा हुआ है। आर्मेडा मतलब आर्मी शब्द से बना, अर्थात ये सैन्य व्यवस्था है। सैन्य व्यवस्था और आज्ञा देने में क्या संबंध है? जोड़ दीजिए तो यही व्यवस्था हो जाएगी कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। ये व्यवस्था का नाम क्या हो जाएगा? कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था, कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था। ठीक, अब इसमें है क्या ये जानिए। देखिए जरा सा भी थोड़ा बहुत भी अगर इतिहास जानते होंगे तब तो अब तक ही समझ गए होंगे आप, अगर नहीं जानते तो आप समझिए। देखिए है क्या, अगर भारत को आप देखें और जिस समय की हम चर्चा कर रहे हैं 14वीं शताब्दी ये, और फिर 15वीं शताब्दी का अंतिम और 16वीं शताब्दी का प्रारंभ, 15वीं शताब्दी का अंतिम और 16वीं शताब्दी का प्रारंभ चर्चा कर रहे हैं। उस समय देखिए भारत में मुगल सत्ता दिल्ली में बैठी हुई थी। कौन सी सत्ता बैठी हुई थी? मुगल सत्ता। और इस समय भारतीय जो मुगल थे ज्यादातर स्थल पर ही थे, स्थल पर। इनका व्यापार वाणिज्य सब कुछ स्थल पे था। अब ये देख रहे हैं 1498, 1500, समझ रहे हैं? ये जो आप देख रहे हैं कंडीशन, ये मुगल सत्ता मजबूत थी, बहुत कमजोर नहीं हुई थी। इस समय मजबूत व्यवस्था की स्थिति में थे। ठीक, यही मुगल व्यवस्था थी। भारत में दिल्ली सल्तनत की समाप्ति हो रही थी। 1530 के बाद मुगलों की स्थापना हो गई। 1526 से पानीपत के युद्ध के बाद, उसके बाद अकबर का समय आता है। मजबूत व्यवस्था थी। दिल्ली सल्तनत भी मजबूत सैन्य व्यवस्था थी। लेकिन ये क्या थी व्यवस्था? इनकी सैन्य व्यवस्थाएं स्थल पे थी। तो भारत के अंदर ये स्थल पर व्यापारियों को आसानी से नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन इनका अरब सागर और ये बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अर्थात इनका जो है जल परिवहन पर नियंत्रण नहीं था।
अब पुर्तगीज जो है, जो विदेशी के रूप में कोई आ रहा है, तो कितनी बड़ी संख्या में प्रारंभिक चरण में आएगा? 100, 200, 400, 500 सिपाही लेके आएंगे। क्या 500 सिपाही लेकर के ये दिल्ली सल्तनत की इब्राहिम लोदी की सेना को हरा देंगे? या यहाँ के स्थानीय जो शासक होंगे उनको हरा देंगे, जो स्तर पे मजबूत है, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों से उनको ज्ञान है, यहाँ के व्यापारियों को उनको समर्थन है, क्योंकि लाइसेंस को इस तरीके देखते हैं कि उस दौर में उतनी व्यवस्थाएं विकृत नहीं थी। तो स्थल पर जो है भारतीय शासक मजबूत थे, स्थानीय शासक मजबूत थे, तो स्थल पर पुर्तगीज उनसे नहीं लड़ सकते थे। लेकिन जो वास्को डी गामा यहां से व्यापार की वस्तु लेकर के गया और जब व्यापार में उसको 60 गुना लाभ मिला, तो उसकी खबर तो उड़ते उड़ते भारत भी पहुंची होगी। तो भारतीयों को भी लगा, यहाँ के शासकों को लगा, यहाँ के व्यापारियों को लगा कि इनको संरक्षण दिया जाए, तो इनकी सहायता मदद करने की, और इनको लगा कि भाई स्थल पे वो मजबूत है, लेकिन नौसेना में हम बताना कल भी चर्चा किए थे कि 15वीं शताब्दी में के प्रारंभ में यूरोप में पुर्तगीज जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में अग्रणी देशों में माने जाते थे, और उन्हें नावों का आविष्कार, उसी समय आप देखे होंगे कि वो दिशा सूचक यंत्रों का आविष्कार, ये सारी चीजों अग्रणी श्रेणी में माने जाते थे। तो उन पर नौसेना का पूरी 15वीं 16वीं शताब्दी में पूरे एशिया के व्यापार में 16वीं शताब्दी में पुर्तगीजों का एकाधिकार था। क्यों एकाधिकार था? कि ये जल परिवहन अर्थात नौसेना उनकी तत्कालीन अन्य शक्तियों के मुकाबले मजबूत थी। तो अर्थात पुर्तगीजों ने अपने साम्राज्य को, अपने व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भारत के ये अरब सागर के तट से और ये फारस खाड़ी लाल सागर वाले तट से जाने वाले व्यापारिक जहाजों को बिना उन्होंने चौकियां स्थापित की, बिना उनकी अनुमति के, अर्थात बिना उनकी सहमति के, बिना उनके परमिट में जारी किए नहीं जाने देते थे। और उस सहमति क्यों मानेंगे लोग? क्योंकि जल शक्ति में, अरब सागर में, नौ परिवहन में, सामुद्रिक शक्तियों में इनका वर्चस्व था। ये अपने सेना के द्वारा इन जाने वाले जहाजों को संरक्षण देते थे, और जो इनकी बात नहीं मानते थे उनको जब्त कर लेते थे। अगर भारतीय शक्तियां स्तर पर मजबूत थी लेकिन जल शक्ति पर मजबूत नहीं थी। आगे आपको हम चर्चा में बताएंगे कि अकबर तक जो मुगल बादशाह था भारत का, दिल्ली का बेताज बादशाह था पूरे भारत पर, और वो मुगल वंश माना जाता है। उस समय मंगोलिया, एस्टोनिया, बड़े बड़े सासानी वंशों के बराबर समतुल्य था। विश्व के 4-5 राजवंशों में मुगल वंश का नाम आता था। उच्च शक्ति का शासक जो मुगल बादशाह, वो भी इनसे जो है 1571 में समुद्र व्यापार करने के लिए परमिट जारी लेता है, अनुमति लेता है, संबंध को स्थापित करता है। विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय जो है अनुमति लेता है, सहमति। पुर्तगीजों की शक्ति, नौ परिवहन शक्ति, समुद्री शक्ति इतनी मजबूत थी कि उनकी व्यवस्था को ही, यही व्यवस्था जो है व्यापार के लिए, जब वो अरब सागर या लाल सागर इस क्षेत्र में जाने वाले व्यापारिक जहाजों को समुद्र में रोक लेते थे अगर उनकी अनुमति नहीं है, तो जो अनुमति देने की प्रणाली थी इसको कहा गया परमिट जारी करना, इसको कहा गया कार्टेज व्यवस्था। मतलब पुर्तगीज लाइसेंस जारी करते थे, आज्ञा जारी करते थे ऐसे व्यापारिक जहाजों को जो इस समुद्री यात्रा से यात्रा करते थे, और उस समुद्री यात्रा के दौरान पुर्तगीज जिन व्यापारियों को लाइसेंस जारी करते थे उनको सुरक्षा प्रदान करते थे अपनी सैन्य शक्तियों के माध्यम से। यही व्यवस्था पुर्तगीजों की कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। देखिए ये किसके समय में शुरू हुई, इसकी हम अभी चर्चा करेंगे। शुरुआती चरण है वही फ्रांसिस अल्मीडा के समय में शुरुआत होती है, लेकिन हम इसको बताना जरूरी है। पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझिए, कार्टेज आर्मेड व्यवस्था थी क्या? कार्टेज आर्मेड व्यवस्था, एक लाइन में फिर से इसको समझिए। कार्टेज आर्मेड व्यवस्था या कार्टेज व्यवस्था पुर्तगीजों के द्वारा भारत में शुरू की गई। यह भारत में समुद्री परिवहन के व्यापार को नियंत्रित करने के लिए पुर्तगीजों की प्रणाली थी, जिसमें अरब सागर या लाल सागर जाने वाले समुद्री जहाजों पर जाने वाले व्यापारिक जहाजों को इनसे अनुमति लेनी पड़ती थी, और उस अनुमति लेने के बाद ये उनको संरक्षित करते थे अपनी सैन्य व्यवस्था से। यही व्यवस्था कार्टेज और आर्मेडा व्यवस्था के नाम से जानी गई। क्यों जानी गई? क्योंकि इसमें इसे मजबूती थी। तब तक कोई भारतीय शक्ति इस व्यवस्था में समुद्री या नौ परिवहन या नौ संचार में
उतनी मजबूत नहीं थी पुर्तगीज, इसीलिए लोगों को इनकी बात को मानना पड़ता था और यही कारण था कि 16वीं शताब्दी के व्यापार में इनका एकाधिकार था। जैसे ही आगे आप पढ़ेंगे इनकी व्यवस्था प्रतिस्पर्धा में अन्य देशों ने भी मजबूत कर दी, ये व्यवस्था इनके पतन के कारणों में भी गिनी जाने लगी। ठीक, तो कार्टेज आर्मेड व्यवस्था हम समझते हैं आपके दिमाग में बैठ गया होगा। कार्टेज आर्मेड व्यवस्था एक ऐसी प्रणाली थी जिसके द्वारा पुर्तगीज अरब सागर के रास्ते या समुद्री मार्ग पर व्यापार करने वाले जहाजों को, व्यापारियों को संरक्षण प्रदान करते थे, अनुमति प्रदान करते थे। वही व्यवस्था कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था के नाम से जानी जाती। अब इसमें जो दूसरा नाम है उसकी भी चर्चा कॉन्सेप्ट की कर लेते हैं, फिर जो है चीजों को आगे बढ़ाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा तो तथ्य तो अपने आप याद हो जाएंगे। दूसरी व्यवस्था है ब्लू वाटर पॉलिसी। ब्लू मतलब नीला और ये वाटर का मतलब जल, पॉलिसी का मतलब होता है नीति। ब्लू मतलब, इसको दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं? पानी का शांत जल की नीति, शांत जल की नीति। ये फ्रांसिस अल्मीडा जो पहला गवर्नर बना, फ्रांसिस अल्मीडा पहला पुर्तगीज गवर्नर था। फ्रांसिस अल्मीडा पहला पुर्तगीज गवर्नर था। इसको अलग से भी पढ़ना है, लेकिन अभी हम कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं कि इसमें जो शब्दावलियां मिलती है आपके पढ़ने में जो समस्या होती है उन्हीं शब्दावलियों के कॉन्सेप्ट की चर्चा कर रहे हैं। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति। अभी हमने जो आपको कार्टेज आर्मेड व्यवस्था इसलिए पहले बताया तब इसको बता रहे हैं। आपके दिमाग में वही भाई समुद्र को नियंत्रण करें। ठीक, फ्रांसिस अल्मीडा से पुर्तगीज शासक ने कहा था कि शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करिए, तो इसीलिए और समुद्र पर इनका एकाधिकार था, तो समुद्र पर शांतिपूर्ण तरीके से व्यापार करने का मतलब कि स्थानीय लोगों से कोई भी झड़प न कीजिए, अपनी पॉलिसी को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ाइए। तो ये इनका तो स्थल पे वर्चस्व था, तो जल पे ही वर्चस्व था, जल में ही वर्चस्व था, तो इस जल पे वर्चस्व करने के लिए जो व्यापारिक नियंत्रण करने के लिए अल्मीडा ने जो व्यवस्था अपनाई, उसी व्यवस्था को ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल की नीति के नाम से भी जाना जाता था। वो उसी कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था का ही एक भाग है। मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी के तहत ही वो कार्टेज आर्मेडा व्यवस्था थी कि हम आपको संरक्षण देंगे, आप हमको कुछ शुल्क दे दीजिए, यही व्यवस्था थी। तो आपको ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है? पुर्तगीजों के द्वारा, खासकर पुर्तगीज गवर्नर फ्रांसिस अल्मीडा के द्वारा समुद्र पर व्यापार करने के लिए अन्य व्यापारियों को जो सुविधाएं प्रदान की जाती थी, और इसमें कहा गया शांत जल की नीति। आपको किसी से हिंसक झड़प नहीं करनी है, किसी से युद्ध नहीं करना है अन्य शासकों से। देखिए व्यापारी जो होता है, व्यापार वाणिज्य करने वाला व्यक्ति, आज भी आप देखिए बनिया जो वर्ग होता है, वणिक वर्ग जो होता है, वो लड़ाई झगड़े या विवाद में नहीं पड़ना चाहता। वो 100-200 रुपए घूस क्यों दे देते सब, इसीलिए ताकि उनका काम आगे बढ़ता है। अगर उसमें पड़ गए तो उनका व्यापार प्रभावित होता है। उनका उद्देश्य अपने व्यापार को किसी तरीके से आगे ले जाना होता है। इसीलिए ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल के लिए फ्रांसिस अल्मीडा ने शुरुआत की। यह संबंधित है कि यहां जो प्रश्न बनेगा उसके प्रारूप को समझ लीजिए कैसे प्रश्न यहां बनेगा। देखिए यहां प्रश्न बनता है, दो प्रश्न बनते हैं सीधे सीधे। ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति किसने शुरुआत की? तो आप पहला आंसर हो गया पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने शुरुआत की, ये आपका पहला आंसर हो गया कि किसने शुरुआत की? पुर्तगालियों ने। किसने शुरुआत की? पुर्तगालियों ने। फिर उसमें किसने शुरुआत की? तो आप कहेंगे फ्रांसिस अल्मीडा ने। ये पहला पुर्तगीज गवर्नर था जिसने इसको शुरुआत की। फिर इसमें होता क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी वह पॉलिसी है जिसके द्वारा समुद्र के व्यापार पर नियंत्रण शांतिपूर्ण तरीके से करके पुर्तगीज अपने व्यापार वाणिज्य को बढ़ाते थे, और इनकी सरकार के द्वारा नियंत्रित था कि इसमें युद्ध न किया जाए, संधि समझौतों के द्वारा पॉलिसी को आगे बढ़ाया जाए। यही ब्लू वाटर पॉलिसी है। ठीक, ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखें। अगर आप पहले परीक्षा दे चुके हैं, नहीं भी दिए हैं, तो प्रश्न पत्रों को उठा के देखिए, ये दोनों प्रश्न कम से कम 3 से 4 बार परीक्षाओं में आ चुके हैं। अब आपको लगता
क्या करें, इतना मेहनत करें 3 से 4 बार, लेकिन आप देखिए पूरे सिलेबस को देखिए, अगर कोई प्रश्न 3 से 4 बार आ रहा है तो उसके महत्व को आप समझिए, क्योंकि भाई लिमिटेड होता है ना कितने प्रश्न कहां से रखे जाएंगे, इसलिए यह इंपॉर्टेंट रहा। ब्लू वाटर पॉलिसी हमको लग रहा है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। फिर हम कह रहे हैं कि फ्रांसीसी, देखिए हम कॉन्सेप्ट को जो शब्दावली समझा दे रहे हैं, उसके बाद अब आज की क्लास में जो है इतना ही हो पाएगा। कल जो है हम इनके गवर्नरों को बताएंगे, अल्मीडा से शुरू करेंगे, जितने गवर्नर है, तो फिर ये सब नाम आएंगे आपको, तो आपको दिमाग में रिवाइज हो जाएगा 2-3 बार, आसानी के साथ चीजें आपको याद हो जाएंगी। हमको लग रहा है कि उसके बाद अगर किताब भी नहीं आप पढ़ते हैं, सिर्फ इस वीडियो को 2-3 बार सुन लेंगे, तो ये प्रश्न कभी आपके कभी गलत नहीं होंगे। ठीक, इसके साथ पढ़ाई के साथ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आए हुए प्रश्न पत्रों का बार बार अवलोकन करते रहिए, जो नए प्रश्न होंगे वो हम सब आपको इसमें दे देंगे। जैसे ये जैसे पुर्तगीज समाप्त होंगे, तो जैसे हमने यहाँ बताया 4-5 प्रश्न बनेंगे, वैसे ही 20-25 प्रश्नों की श्रृंखला हम आपको पुर्तगीज पे दे देंगे, जिसमें संभावित प्रश्न भी रहेंगे और कुछ आए हुए प्रश्न भी रहेंगे। कुछ नए प्रश्न ऐसे भी रहेंगे जिनको हम यहाँ अवॉइड कर रहे हैं पढ़ाने में, ताकि आप उस ध्यान दें कि ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं जो उसका नाम आपने कभी नहीं सुना है। ठीक, तो अंतिम पास चलते हैं कि सामाजिक व्यवस्था में पुर्तगीजों का क्या योगदान था। देखिए समाज में जो व्यवस्था है, देखिए तो इसमें समाज में 2 स्थितियां, महिलाओं के बारे में थोड़ा सा विचार करना है और मुस्लिमों के बारे में, ये दोनों पर ज्यादा बल देंगे जहां से प्रश्न बनते हैं और जो कॉन्सेप्ट। देखिए जब पुर्तगीज यहां आए तो वो बहुत ही छोटी संख्या में यहाँ पे आए, शासक वर्ग बहुत छोटी संख्या में आए, व्यापारी थे, तो लेकिन इनके व्यापार में हमने अभी आपको एक शब्द दिया था, जमोरिन नाम दिया था, और दूसरा हमने यहां चर्चा की थी अरब व्यापारी। अरब व्यापारी, और अरब व्यापारी कौन थे, हमने ये भी चर्चा में आपको बताया। अरब व्यापारी ज्यादातर क्या थे, अरब व्यापारी मुस्लिम थे। हमने आपको इसीलिए शुरू में ही बताया वास्को डी गामा की चर्चा करते हुए कि अरब व्यापारी जो मुस्लिम व्यापारी थे, जब वास्को डी गामा यहाँ आए तो वो नाराज हो गए, क्योंकि इन्हीं के व्यापार का तो एकाधिकार टूटता। अगर पुर्तगीज व्यापार में भागीदार करते, भाग लेते, और शासक जो जमोरिन था वो मित्रता का भाव बढ़ा रहा है, अर्थात जब राजा से आपकी मित्रता हो जाती, एक नया वर्ग प्रतिस्पर्धा में आ जाता, तो नुकसान तो भैया जिसका एकाधिकार था उसी का होता। तो स्वाभाविक सी बात है इनके, तो ये भी बात है कि जो इनका विरोध किया होगा, उसके प्रति क्या ये पुर्तगीज गवर्नर मित्र भाव रखेंगे, पुर्तगाली मित्र भाव रखेंगे? नहीं। तो इनके स्वाभाविक जो है कटता किससे, व्यापार करने के लिए हुआ थे, और व्यापार में जो प्रतिस्पर्धी हुए मुस्लिम व्यापारी, अरब व्यापारी, तो क्या इनके प्रति वो दया भाव दिखाएंगे, प्रेम भाव दिखाएंगे? नहीं दिखाएंगे। तो उनके प्रति क्या होगी, ईर्ष्या की भावना होगी, जलन की भावना होगी। तो निश्चित है कि मुस्लिमों के प्रति इनका रवैया अच्छा नहीं होगा। वैसे तो पुर्तगीज सामाजिक मामलों में धर्मनिरपेक्षता की बात करते थे, सहिष्णुता की बात करते थे, अन्य सभी वर्गों को, मुस्लिमों को छोड़कर सहकारिता की बात करते थे, लेकिन मुस्लिमों के प्रति इनका नजरिया बड़ा क्रूर रहा। खास करके जो दूसरा गवर्नर बना अलबुकर्क, कल इसकी चर्चा होगी, अलबुकर्क, इसने जो है इन मुस्लिमों के प्रति बड़ा ही ईर्ष्या भाव पैदा किया। यही लगभग आगे के सारे पुर्तगीज गवर्नरों ने किया। इन्होंने मुस्लिमों को बहुत प्रताड़ित किया, समझ रहे हैं, और इसलिए इनका जो है मुस्लिमों के प्रति जो है वैर भाव था, द्वेष भाव था। समझिए, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। क्यों हुआ हमने आपको बता दिया कॉन्सेप्ट के साथ, है ना, कि ये वो भी अच्छी बात है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझिए कि भाई उन्हीं का विरोध था, उन्हीं से इनकी प्रतिस्पर्धा थी, तो निश्चित है कि उसका विरोध होना स्वाभाविक थी। बात फिर महिलाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, अगर आपने प्राचीन काल का थोड़ा भी अध्ययन किया हो, नाम सुना हो, तो मगध के उत्कर्ष को जब हम पढ़ते हैं तो एक शासक मिलता है, उसका नाम होता है बिंबिसार। जब उसने साम्राज्य विस्तार की शुरुआत की तो वैवाहिक संबंधों से शुरुआत की। उसने 3-3 शासकों के यहाँ, उस समय के जो राज्य थे उनके यहाँ अपने शादी विवाह की। अब निश्चित है आप जब समधि बन जाएंगे तो उससे कुछ न कुछ तो लगाव होगा ही। तो ये अलबुकर्क, इसने क्या किया, पुर्तगीजों को प्रेरित किया
कि भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंधों को स्थापित करिए, और जब वैवाहिक संबंधों को स्थापित कर लेंगे तो आपकी समाज में पकड़ मजबूत होगी, आपकी जनसंख्या भी वृद्धि होगी। अर्थात इसने भारतीय महिलाओं से पुर्तगीज गवर्नर या पुर्तगीजों को प्रेरित किया शादी विवाह करने के लिए। ये जो भी परीक्षा में कई बार पूछा गया कि किस गवर्नर, इसकी भी चर्चा हम कल अलबू भर के साथ भी करेंगे। समाज में आपको दो कॉन्सेप्ट दिया हमने कि जो है यहाँ की महिलाओं से वैवाहिक संबंधों को प्रेरित कर रहा था, इसीलिए हमने बिंबिसार की भी चर्चा की। आज भी आप देखिए, जब दो परिवारों में आपने राजनीतिक विवाह देखा होगा पिछले 4-5 साल पहले, कि जब पिछला इलेक्शन 14 के इलेक्शन के बाद यूपी बिहार में इलेक्शन होने वाला था, तो लालू प्रसाद यादव की बिटिया की शादी जो है मुलायम सिंह के परिवार में हो गई। यह भी जो है प्रचार करने वाला एक था। उसी तरीके से पुर्तगीजों ने भी, ऐसे कई हैं उदाहरण, लेकिन ये रिसेंट का है तो आप लोग जानते हैं इसलिए उसकी चर्चा कर दी। बिंबिसार की भी हमने चर्चा की। अकबर राजपूत ने इसमें वैवाहिक संबंधों को लेकर के आगे बढ़ा और राजपूतों को जो मजबूत थे उनको अपने साथ जोड़ लिया। उसी तरीके से पुर्तगीजों ने भी, खासकर अकबर ने पुर्तगालियों को प्रेरित किया भारतीय महिलाओं के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करने से, ताकि उनकी संख्या भी बढ़े, मजबूती भी बढ़े और एक आधार भी यहाँ तैयार हो व्यापार वाणिज्य का। और दूसरा, जो मुस्लिम यहाँ उनके प्रतिस्पर्धी थे, उनके प्रति इन लोगों ने बड़ी क्रूर पॉलिसी को अपनाया, इसलिए जो है इनका जो है जो पतन की जब बात करते थे, ये भी एक। दूसरा इन्होंने क्या किया सामाजिक व्यवस्था में, यहाँ धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, यहाँ ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया। क्योंकि पुर्तगीज शासक जब यहाँ आए थे तो व्यापार के साथ साथ उनका एक उद्देश्य था कि ईसाई धर्म को प्रलोभ करना। पोप ने इनको आदेश दिया था कि आशा अंतरिक्ष के पूर्व आप जितने जाएंगे वो सारा व्यापार करने का आपको हम अधिकार देते हैं। क्योंकि हमने बताया था कि वो मध्यकाल में पोप का जलवा था, कल की चर्चा में हुई थी। तो उन्होंने ये भी एक कारण था, धर्मांतरण को बढ़ावा दिया, जिससे जाति विषमता ये सब चीजें बढ़ी। ये कल हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास को यही, आज हमने वास्को डी गामा, अल्वारेज और कुछ कॉन्सेप्ट की चर्चा की। कल की क्लास में हम इनके गवर्नरों की चर्चा करेंगे, अल्मीडा, अल्वारेज, अलूबर्ग, नीलो डी कुना, कोरेनो की चर्चा करेंगे और पुर्तगीजों का भारतीयों पर क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ा। उसके बाद 15-20 प्रश्नों की श्रृंखला भी आपको इसमें देंगे। देखिए जो हम चर्चा कर रहे हैं ये आप वीडियो से नोट्स को सॉर्ट कर लीजिएगा। हम प्रश्नों की सीरीज को ही पीडीएफ में आपको देंगे, प्रश्नों की सीरीज को ही वीडियो में हम आपको पीडीएफ में देंगे उसके आंसर के साथ। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। गुड डे।